नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, पिछले लेक्चर को हमने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पर समाप्त किया था और उसके बाद यही जो पार्ट है ये हमें देखना था, एक्वाटिक इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहले तो ये जानना होगा कि ये कितने प्रकार का होता है। जब इसकी वैरायटी जानेंगे तभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो पहला प्रकार तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का होता है, जो कि छोटा पार्ट है, मतलब कम दायरे में सिकुड़ा हुआ है। और मैरिन इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की दो वैरायटी है, लोटिक और लेंटिक। लोटिक मतलब जो मूविंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी है, और जो स्थिर स्टिल वाटर है उसको लेंटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे कि तालाब का पानी, तालाब का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, लेंटिक वाले में आएगा। और लोटिक वाले में रिवर का इकोसिस्टम है, जो कि ग्लेशियर के पिघलने या कहीं से सोते से निकलने के बाद अपना अलग अलग स्थानों से बहता हुआ समुद्र तक पहुँच जाती है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब इसमें लोटिक वाटर सिस्टम जो है, इसके अंदर फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स आती हैं। अब जो स्प्रिंग्स हैं वो आते हैं। लेंटिक वाटर बॉडीज़ में पूल्स या जितनी भी स्थिर पानी की चीज़ें हैं वो सब आती हैं। और दे वेरी कॉन्सिडरेबली इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरिएशन में रहते हैं, और कैसा वेरिएशन होता है तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी तरीके का हो सकता है। अब मैरिन इकोसिस्टम को देखिएगा तो ये बड़ा है। नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई ओशियन, मतलब 3/4 हिस्सा तो पानी ही घेरे हुए है, वो भी समुद्री पानी। और देखिए एस्चुरीज को, तो कोस्टल बेस, रिवर माउथ एंड टाइडल मार्शेस फ्रॉम एस्चुरी, और इन एस्चुरी फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मीट ओशियन वाटर एंड टू आर मिक्स बाई एक्शन ऑफ टाइड। जो टाइड का एक्शन होता है उसकी वजह से नदियाँ जहाँ पर समुद्र में मिल रही होती हैं वहाँ पर दोनों के पानी का मेल होता है, और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होता है जिसमें कि दोनों ही इकोसिस्टम्स की तुलना में कहीं ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब यहाँ देखिए एस्चुरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू द एडजेसेंट रिवर और सी, वही चीज़ कही गई। अब चलते हैं बायोस्फीयर की ओर। तो बायोस्फीयर के बारे में देखिए, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। बायोस्फीयर की डिफिनीशन बहुत ब्रॉड है। ये जो एक छोटा सा सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब है बहुत बड़ी चीज़। मतलब पूरी अर्थ का वो हिस्सा या वह पार्ट जहाँ पर भी जीवन उपस्थित है वो सब कुछ बायोस्फीयर के दायरे में आएगा। तो जीवन की उपस्थिति लगभग हर ही जगह पाई जाती है, कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर। तो सब कुछ यहाँ पर बायोस्फीयर के अंदर मर्ज करता है। अब यहाँ देखिए, एंड रिप्रेजेंट एटमॉस्फेयर। इसमें कौन कौन से स्फीयर शामिल हैं, तो एटमॉस्फेयर इसमें आएगा। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तो रहेंगे ही। एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो अपना ट्रेवल करते हैं या मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ अब्सेंट एट अ पोल। पोल्स पे ये नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और जीवन की संभावनाएं नगण्य होती हैं। और कभी कभी जो पोल्स हैं, चाहे वो आर्कटिक या अंटार्कटिक कुछ भी हो, तो वहाँ पर बैक्टीरिया या जो फंगी होती हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन उनकी भी उपस्थिति निष्क्रिय अवस्था में ही होती है। इतनी ज़्यादा वहाँ ठंडक होती है, तापमान इतना कम होता है कि उन्हें पनपने का अवसर ही नहीं मिल पाता है, तो वो डोरमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या चीज़ है, तो कवर्स अबाउट 10 to 25% ऑफ अर्थ सर्फेस। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो पूरी अर्थ के सरफेस का 10 से लेकर 25% कवर करता है। इट इज़ फाउंड वेयर रेनफॉल इज अबाउट 150 to 75 सेंटीमीटर, 150 से लेकर 75 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से जहाँ पे वर्षा होती है, मतलब इतना एवरेज रेनफॉल होता है। तो वहाँ पर ये घास भूमियाँ यानी जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है ये पाया जाता है। ये सपोर्ट नहीं कर पाता, इसे आप देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं कर पाता है। मतलब ऐसा यहाँ पे वर्षा की मात्रा नहीं है कि फॉरेस्ट उग पाएंगे या फिर वो बढ़ पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर घासें उगती हैं, बड़े पैमाने पर घासें उगती हैं। बट मोर देन दैट ऑफ ट्रू डेजर्ट। टिपिकल ग्रासलैंड मतलब यहाँ जो वर्षा की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा, ये जंगलों की तुलना में कम होती है और डेजर्ट की तुलना में ज़्यादा होती है, बस ये बीच की कड़ी। और टिपिकल ग्रासलैंड आर वेजिटेशन फॉर्मेशन दैट आर जनरली फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट। ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो टेम्परेट क्लाइमेट्स होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। दीज आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स। अब यहाँ पे अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, डिफरेंट रीजन्स में इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे स्टेपीज़ यूरोप में कहा जाता है, यूरोप और एशिया में कहा जाता है, पम्पास कहा जाता है साउथ अमेरिका में, वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्षेत्र के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। इन इंडिया दे आर फाउंड मेनली इन हाई हिमालयाज। भारत में अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से जो हाई हिमालयाज है वहाँ पर पाए जाते हैं। द रेस्ट ऑफ इंडियाज ग्रासलैंड आर मेनली कंपोज
कंपोज्ड ऑफ स्टेपीज एंड सवाना। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो ग्रासलैंड है इसमें से हाई हिमालयाज़ को छोड़कर, मतलब हाई एल्टीट्यूड वाला जो ठंडा एरिया है उसको छोड़कर, बाकी जो पूरा भारत देश है उसमें स्टेपीज और सवाना प्रकार के जो कंपोजिशन वाले ग्रासलैंड है वो पाए जाते हैं। दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ आप देखें कि स्टेपी फॉर्मेशंस ऑक्युपाई लार्ज एरिया ऑफ सैंडी एंड सेलाइन सॉइल। अब यहाँ ये भी बताया गया कि इन इंडिया स्टेपी फॉर्मेशन are found to occur in western Rajasthan where the climate is semi-arid and with dry season of 10 to 11 month and the average annual rainfall is less than 20 सेंटीमीटर। मतलब इतनी कम जब वहाँ पर बारिश होगी और लंबे समय तक ड्राई सीजन बना रहेगा 10 से 11 महीने यानी पूरे साल भर ही लगभग। तो इस प्रकार की कंडीशन में ये जो स्टेपी फॉर्मेशन है ये यहाँ दिखाई देता है। और दे ऑक्युपाई लार्ज एरिया ऑफ सैंडी एंड सेलाइन सॉइल। द सॉइल हियर इज ऑलवेज एक्सपोज्ड, समटाइम रॉकी बट ऑफन सैंडी विथ फिक्स्ड और मोबाइल सैंड ड्यून्स। यहाँ जो सैंड ड्यून्स हैं वो असल में या तो स्थिर होते हैं या फिर मोबिलाइज करते हैं, मतलब चलायमान रहते हैं, हवा के द्वारा उनका अपर्दन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो एरिया है, बड़ा एरिया डेजर्ट का हम देखते हैं, तो ये भी किसी समय में घने जंगल वाला एरिया हो सकता है। हालांकि सारे डेजर्ट के साथ ये नहीं होता है, लेकिन हमारा जो थार मरुस्थल है उसके बारे में यही कहा जाता है कि किसी समय वो हरा भरा जंगल था एक ज़माने में, लेकिन धीरे धीरे जंगल वहाँ से उजड़े तो घासों का जमा हुआ और घासें भी उजड़ गई, तो उसके बाद वहाँ पर पूरा रेगिस्तान का आगमन हो गया, यानी रेत ही रेत हो गई, ज़मीन वहाँ की डेजर्टिफाइड हो गई। तो वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं मिट्टी की प्रोडक्टिविटी खराब होती है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो डेजर्ट में तब्दील हो जाती है। यहाँ आप देखें अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सवाना एंड स्टेपी इज दैट सवाना फॉरेस्ट इज लार्जली फ्रॉम ग्रासेस and that not only grow during the wet season but also form the small amount of regrowth in dry season, whereas in steppes all the forest is provided only during the brief wet season। तो सवाना जो है वो वेट सीजन में भी उग लेती हैं और उसके अलावा बाकी मौसमों में भी इनकी बढ़त होती है, हालांकि उतनी तेज और उतनी अच्छी वृद्धि नहीं होती है। जबकि स्टेपीज प्रकार की जो ग्रासलैंड होते हैं या घास भूमियाँ होती हैं वो आमतौर पे वेट सीजन जो होता है उसी समय उनका प्रोडक्शन होता है या उसी समय वो ग्रो करते हैं। The most important differences between a steppe and a savanna is where it is located। मतलब सवाना और स्टेपी जो है इनके बीच का जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद आप देखिए सवाना लाई क्लोजर टू इक्वेटर देन स्टेपी। सवाना टाइप की जो ग्रासलैंड होते हैं वो ज़्यादातर इक्वेटर के पास में होते हैं। हमारी जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल या आप कह लीजिए जियाइड शेप की है, मतलब ना तो वो पूरी तरह से इलिप्स है और ना पूरी तरह से सर्किल या स्फीयर है। ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है और जो इक्वेटर है वहाँ पे ऐसे बल्ज उसमें दिखाई देता है, यानी उभार। अब यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसको कि कहते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री यहाँ पे हम लैटिट्यूड मान लेते हैं और इसके इधर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में इक्वेटर को ही प्राप्त होती है पूरे साल भर यहाँ पे, आप जानते ही। तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये सवाना टाइप की जो ग्रासलैंड होते हैं या घास भूमियाँ होती हैं वो इक्वेटर के आसपास पाई जाती हैं ज़्यादातर। अब यहाँ पर आप देखिए और भी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ कहा गया कि दस आर वार्मर देन स्टेपीज बीइंग क्लोजर टू रेन फॉरेस्ट मीन्स दैट सवाना हैज़ 2 मेजर सीजन। इसके 2 मेजर सीजन होते हैं, एक तो हॉट वेट समर सीजन होता है और दूसरा जो मार्जिनली कूलर बट मच ड्राइयर विंटर होती है उसमें भी ये होती है। स्टेपीज बाई कंट्रास्ट लाई फर्दर ऑन द माफ कीजिएगा लाई फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर एंड इन शेल्टर्ड एरियाज। दिस मीन्स दैट प्रेसिपिटेशन दे गेट इज डिस्पर्स इवेंटली थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इवेंटली डिस्पर्स हो रहा है, ये प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है। इसे आप सेंटेंस को एक बार फिर से देख लीजिए। दिस मीन्स द प्रेसिपिटेशन दे गेट इज डिस्पर्स इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये जो स्टेपी प्रकार की घास भूमियाँ होती है इनका हमने देखा, मतलब सवाना कहाँ पाए जाएंगे और स्टेपी कहाँ पाए जाएंगे। और फ्यूअर लार्ज प्लांट कैन टेक रूट अंडर सच ड्राई कंडीशन। कुछ जो बड़े पौधे हैं वो इसमें अपनी जड़ें जमा लेते हैं। बीइंग फर्दर फ्रॉम इक्वेटर आल्सो मीन कोल्डर कंडीशन एंड इन सम नॉर्दर्न स्टेपीज स्नो रेदर देन रेन इज कॉमन। मतलब वर्षा की तुलना में वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ जो आप ये मैप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट है और इसमें जो ग्रासलैंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाया गया है। इसे आप देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिखाया जा रहा है वो ग्रासलैंड्स है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रोडक्टिविटी को देख लेते हैं। तो प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो इन कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। इकोसिस्टम जो है वो सोलर एनर्जी के बिना नहीं चल सकता है। उसे अगर फंक्शन करना है अपना और सस्टेनेबल बने रहना है तो उसके लिए उसे सोलर एनर्जी चाहिए होगी। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट
वेट और एनर्जी दोनों ही टर्म में से एक्सप्रेस कर सकते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यहाँ हम लोग प्रोडक्टिविटी की डिफिनीशन देख रहे थे, ठीक है। तो सिंपल मैनर में जान लीजिए, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी या डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी को कंपेयर भी कर सकते हैं अगर हमें अमाउंट ठीक से पता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीपीपी, ये आपने देखा था पीछे, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट, यहाँ उसकी डिफिनीशन एक बार फिर से दी है, इसे आप देखिएगा। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन का इनका फंडा होता है, मतलब फिनोमिना होता है, उसमें ये इसको यूटिलाइज करते हैं। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या करते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेशन है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें एनपीपी मिल जाता है, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो जाती है। मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू अपना वो मेटाबॉलिज्म बनाए रखते हैं, अपना डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखते हैं, और बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है उसको स्टोर कर लेते हैं, जो कि बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनके काम में आ जाती है। तो वही जो स्टोर एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी या बैकअप एनर्जी होती है, उसी को कहते हैं एनपीपी, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये तो हमने प्रोडक्टिविटी की डिफिनीशन देखी, और ये निकाली कैसे जाती है, कैलकुलेट कैसे की जाती है, वो आपने देखा। मान लीजिए कि बाई चांस यहाँ पर आपको जो रेस्पिरेशन रेट है वो दिया हुआ है, एनपीपी दिया है, तो आप जीपीपी कैसे निकालेंगे। सिंपल इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए इस पार, मतलब जीपीपी को इधर रहने दीजिए, आर को इस पार भेज दीजिए बराबर के, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा। मतलब रेस्पिरेशन रेट को अगर आप एनपीपी के साथ ऐड कर देते हैं तो आप जीपीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी is the available biomass for the consumption to heterotrophs यानी herbivores and decomposers, और secondary productivity is defined as a rate of formation of new organic matter by consumers। ठीक है, ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। प्रोडक्टिविटी कितनी है ये तो प्लांट की स्पीशीज़ पे ही डिपेंड करेगा, मतलब वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कौन से क्लाइमेट में और कौन से एरिया में जनरेट हो रहा है, मतलब उसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ ये भी आप देख रहे हैं कि इट आल्सो डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी, माफ कीजिएगा, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है, उसके साथ साथ वहाँ पे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। और जितने भी इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं वो सब यहाँ पर काम करते हैं, उनसे तो बचा नहीं जा सकता है। अब फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, जो बड़े महानगरों में उगने वाले पेड़ हैं, मतलब उगने वाले क्या हैं, जो पहले से उगे हुए हैं, जो बचे खुचे रह गए, उनकी गति और बुरी। जो कट गए वो तो मुक्ति पा गए, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं, जिन्हें पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर स्टोर करके सरकार ने किसी तरह से बचा रखा है, तो उन्हें अगर आप देखें तो बड़ी बुरी स्थिति में रहते हैं। ट्रैफिक और तमाम जो प्रदूषण है उसकी वजह से उनके ऊपर धूल और कालिक की एक मोटी परत जम जाती है। वो न तो सही ढंग से सांस ले पाते हैं, न ही सही ढंग से अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाते हैं, तो उनके साथ और घुटन वाली स्थिति होती है, वो घुटते रहते हैं। अब नीचे कहीं सड़क आपको बिछानी है, अंदर से पाइपलाइन ले जानी है, तो उनकी जड़ों को काट काट कर आप वो काम करते हैं, मतलब उन्हें इकट्ठे नहीं मार रहे हैं, तिल तिल करके मार रहे हैं। तो जो बचे खुचे वेजिटेशन है वो भी बहुत बुरी स्थिति में है, वो बहुत स्वस्थ नहीं है, और जो खत्म हो गए वो तो खत्म ही हो गए। यानी इन्वायरमेंट की कंडीशन चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद आगे देखें। अब यहाँ आप ये भी देख लीजिए, देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जैसा होगा, जैसी परिस्थिति में जनरेट होगा, वैसा वहाँ पर प्लांटेशन होगा, वेजिटेशन होगा, उसे आप देख रहे हैं। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन। ड्राई वेट ये है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये एक फैक्ट है। ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब किसका ये 170 बिलियन टन है, तो पूरे ऑर्गेनिक मैटर का। ये बायोमास या बायोस्फीयर जो है उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर बताया गया है, एनुअल है ये। और ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% ऑफ सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन आर ओनली 55 बिलियन टन, रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। मतलब ओशियन की प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए तो वो 55 बिलियन टन है, और बाकी जो है वो सब पृथ्वी पर यानी धरातल पर मौजूद है। अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। तो यू मे हैव हियर द अर्थवर्म बीइंग रेफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड। यहाँ एनसीईआरटी वाली तर्ज पे आपसे कह दिया गया है कि आप तो जानते ही होंगे या आपने सुना ही होगा कि अर्थवर्म जो है वो किसानों का दोस्त होता है। कैसे? तो केचुआ एक किसानों का दोस्त कैसे हो सकता है? क्योंकि वो मिट्टी को पोषक तत्व देता है। ठीक है, मिट्टी को पहली चीज़ तो भुरभुरा बनाकर रखता है, उसके अंदर बिल बनाकर रहता है इसलिए। दूसरी ये बात है कि वो मिट्टी का ही सेवन करता है, तो इसके सहारे वो बहुत सारे न्यूट्रिशन मिट्टी को वापस लौटाता है।
अब यहाँ दिया हुआ है कि दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये दोनों ही काम करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को ठीक ढंग से पौधों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा एंड प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ये जो पूरा फिनोमिना होता है, प्रोसेस होता है, इसको डिकम्पोजिशन कहा जाता है। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, barks, flowers and dead remain of animal including constitute detritus which is raw material of decomposition। मतलब पहले क्या चाहिए, पहले तो डेट्राइटस चाहिए और वो भी प्रचुर मात्रा में, तब जाकर जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगा, यानी रॉ मटेरियल उसके लिए यही होता है। द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग, इसके अलावा कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन, इसके अलावा मिनरलाइजेशन। ये सारे प्रोसेस हैं जो कि इस पूरे डिकम्पोजिशन में अपना अपना रोल प्ले करते हैं, इनके बिना ये संभव नहीं। अब यहाँ पे डेट्रीवोरस को देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थवर्म को यहाँ पे लिया गया है। ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये क्या करते हैं, जो अपर यानी डेट्राइटस होता है उसको ये स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं जितना छोटा हो सके, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। उसके फ्रैक्शन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग water soluble inorganic nutrients go down into the soil origin and get precipitated as unavailable salts। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। जो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम होते हैं, आपने देखा कि ये जो डिकम्पोजर्स हैं इसमें बैक्टीरिया और फंगी आते हैं, तो ये करते क्या हैं, ये अपने शरीर से एंजाइम डिग्रेड करते हैं, मतलब एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि डेट्राइटस को डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखता है, और ये सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में टूट जाते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इसी प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। और इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल ऑफ द एबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। ये सब एक साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंप्लीट हो गया पूरा तब जाकर दूसरा स्टार्ट हुआ, ये नहीं। एक कचरे का ढेर है, मतलब सड़े गले पत्ती अवशेष हैं या कोई मरा हुआ जानवर है, तो उसके ऊपर ये सारा फिनोमिना एक साथ चलता रहता है। अब यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ये जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये तब होता है जब पूरा जो डेट्राइटस है उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो गया रहता है और वो सॉइल में मिल रहा होता है, मतलब उसे डिकम्पोज किया जा रहा होता है सॉइल में, तब जाकर ये प्रोसेस वहाँ पर होते हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सबस्टेंसेस कॉल्ड ह्यूमस। और यही जो एमॉर्फस सबस्टेंस है इसको ह्यूमस कहा जाता है, दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये कोलाइडल नेचर का होता है और इसी वजह से ये पूरा न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर बन जाता है, मतलब उनको स्टोर कर लेता है, अपने अंदर भंडार करके रख लेता है। जैसे आप वाटर रिजर्वायर को देखते हैं तो उसमें पानी का बहुत विशाल भंडार इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ इस्तेमाल करना हो वहाँ उसको यूज किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर बन जाता है। The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization। और जब यही आपका रिजर्वायर टूटता है, मतलब इससे पानी को रिलीज जैसे किया जाता है वैसे ही न्यूट्रिएंट्स को रिलीज किया जाता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, तो ये जो प्रोसेस है इसको मिनरलाइजेशन कहा जाता है, मतलब माइक्रोब्स की मदद से ये होता है। तो इतना हमने देखा, डिकम्पोजिशन के अंदर छोटे छोटे प्रोसेस थे जो कि एक साथ चल रहे थे और इसके सहारे पूरा जो डिकम्पोजिशन है वो कंप्लीट होता है। और डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसके लिए ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना कि यूट्रोफिकेशन का एक फिनोमिना होता है, मतलब ज़्यादा पोषक तत्व या खाद पानी जो है वो अगर पानी के साथ, मतलब कचरे वाले पानी के साथ मिलकर, आमतौर पे फसल के साथ जो खाद छिड़की जाती है उसमें जो सिंचाई का अतिरिक्त पानी होता है वो किसी निकट के जल स्रोत में अगर चला गया, या ऐसे ही कोई पोषक पदार्थ किसी आसपास की वाटर बॉडी के अंदर चला गया, तो इससे वहाँ पर बेहिसाब जो एल्गी है या फिर इस तरह के वनस्पतियाँ हैं उनमें ग्रोथ होने लगती और वो पूरा वाटर का ऊपर का सरफेस कवर कर लेते हैं। तो इससे पानी की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है, उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी कम होने लगती है। उसके पीछे दो रीज़न होते हैं, एक तो सनलाइट पर्याप्त मात्रा में अंदर पहुंचती नहीं है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ढंग से खा पी नहीं पाते हैं, और प्रोड्यूसर अगर ढंग से खा पी नहीं पाएंगे तो उसकी वजह से जो आगे की फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो ऊपर से उसमें जमी हुई वनस्पतियाँ हैं जो कि यूट्रोफिकेशन की वजह से जम गई थी, तो वो कभी ना कभी डेड होंगी, मतलब उनका जीवन काल समाप्त होगा, तो उनके जो सेडिमेंट्स हैं वो
तालाब या जो भी पानी की सतह है उसके ऊपर तैरते रहेंगे। अब उनका डिकम्पोजिशन करने के लिए जो वहाँ पे माइक्रोब्स होंगे उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पहले से ही कम थी, अब उसने क्या किया कि जो ऑक्सीजन थी उसको भरपूर मात्रा में लेकर इनका डिकम्पोजिशन चालू कर दिया। तो इससे भी वहाँ पर जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो कम होने लगती है और वो पानी की बॉडी मरने लगती है, यानी खराब हो जाती है। वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म है वो समाप्त होने लगते हैं। तो यूट्रोफिकेशन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ आगे देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर भी अपना मेजर रोल प्ले करता है। गर्मी के मौसम में डिकम्पोजिशन ज़्यादा आसानी से और तेज़ गति से होता है। बरसात में भी वही बात है, क्योंकि गर्मी और जो ह्यूमिडिटी है वो उस समय भी रहती है। हाँ, ठंडी के मौसम में ये प्रोसेस धीमा हो जाता है और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए तो ये लगभग शून्य हो जाता है, मतलब सड़ने की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई डेड बॉडी है या कोई भी चीज़ ऐसी प्रिजर्व करनी होती है तो उसको ठंडा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स। मतलब ये धीमा कब हो जाता है और तेज कब हो जाता है वो आप देख रहे हैं। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। तो ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये सबसे बड़ा फैक्टर है और सॉइल मॉइस्चर जो है वो कुछ हद तक टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आगे। तो वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन वेयर एज लो टेम्परेचर एंड एनरोबायोसिस इनहेबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्टअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर सबसे मेन फैक्टर होता है। हालांकि और भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जो कि अपना रोल प्ले करती हैं। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो डिकम्पोजिशन तेज होगा, टेम्परेचर अगर नीचे चला गया तो डिकम्पोजिशन धीमा हो जाएगा। जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतनी ही धीमी गति से डिकम्पोजिशन होगा। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारा है उसके अंदर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किस प्रकार से होता है उसको यहाँ डायग्राम के फॉर्मेट में समझाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पेड़ ये उगा हुआ है जो कि प्रोड्यूसर है, यही सबको भोजन उपलब्ध करा रहा है। अब इसकी पत्तियां पुरानी होती हैं, पत्तियां ये नीचे गिराता है, चाहे वो ट्रॉपिकल एवरीग्रीन फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, पत्तियां तो जब पुरानी होंगी तो नीचे गिरेंगी, नई आ जाएंगी उसकी जगह पे। तो जो ग्रीन लीव्स हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरती हैं और कुछ जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली जाती हैं और कुछ जो है वो अनदर जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा खा ली जाती है। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एनर्जी इंटर इनटू फूड वेब, मतलब इसमें से कुछ पत्तियाँ जो है वो तो जो जीव है वो खा ली है तो वो फूड वेब में शामिल हो गया। मतलब वो जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर बन गए और वो पेड़ की पत्तियों को खा रहे हैं, उसके बाद इनको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो आ जाएंगे। तो ये एक इसमें फूड चेन है। और लीव पार्शियली कंज्यूम बाई डिकम्पोजर सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब जो लीव्स हैं उसको पार्शियली जो डिकम्पोजर्स हैं उनके द्वारा डिकम्पोज करने का जो फिनोमिना है वो शुरू उनके ऊपर कर दिया जाता है। और उसके बाद फर्दर डिकम्पोजिशन बाई अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉयल माइट्स, फंगी एक्सेट्रा। और जो इसका फर्दर डिकम्पोजिशन है, पहले जो पार्शियली डिकम्पोजिशन है वो हुआ, उसके बाद जो फर्दर डिकम्पोजिशन है वो अर्थवॉर्म या इस तरह के जो अन्य छोटे छोटे डिकम्पोजर्स हैं उनके द्वारा किया गया। और ऑर्गेनिक रिच सॉयल जो है ये इस प्रकार से जनरेट हुई, मतलब केचुए ने क्या किया, ऑर्गेनिक रिच सॉयल को जनरेट किया। और सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, ऐसा भी होता है। तो ये पूरा ऑर्गेनिक रिच सॉइल को बनाने का जो यहाँ पे फिनोमिना दिखा दिया गया है, इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है जो कि डिकम्पोजिशन साइकिल को कंप्लीट करता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये थोड़ा सा अलग प्रकार से होती है, लेकिन जो मेन फिनोमिना है वो दोनों में सेम। अब यहाँ पे फ्लो एनर्जी को देख लेते हैं। तो एक्सपेक्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, एक्वाटिक हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो या कहीं का भी इकोसिस्टम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेनली सोलर एनर्जी पर ही आधारित होता है। डायरेक्ट आधारित हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन उसी पर डिपेंड करता है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर एनर्जी, माफ कीजिएगा, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है जिसको कि PAR कहा जाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसे कि ऑटोट्रॉप कहा जाता है, फिक्स सन रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR। अब ये जो PAR है यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए जो प्राप्त होने वाला रेडिएशन है सनलाइट में से, जितना काम का होता है उतना, उसका मात्र 2 से लेकर 10% ही हरे पौधे कैप्चर कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। बाकी जो 98% है या मान लीजिए 90% है वो जाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इतना एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो रहा है बड़े पैमाने पर।
और PAR का ये 2 से लेकर 10% तक ही प्राप्त करते हैं। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। और वही जो छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको आप 2% रख लीजिए या ज़्यादा रखेंगे तो 10% रख लीजिए, उतने से ही पूरी दुनिया चल रही है। ये सोचने वाली बात है। मतलब सूर्य के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी कि उसका 2% ही हमें जीवित रखने के लिए, मतलब इतनी बड़ी तादाद को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ देखिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाई प्लांट फ्लो थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रोड्यूसर पर ही ये पूरी तरह से निर्भर होते हैं, चाहे वो सीधे निर्भर हो या घुमाकर निर्भर हो, लेकिन आश्रित तो ये प्रोड्यूसर्स पे ही होते हैं। मतलब जो मांसाहारी है वो किसी दूसरे शाकाहारी जीव को खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो शाकाहारी जीव है वो पत्तियों और पौधों को ही खाकर अपनी एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अंततः वो जो सोलर एनर्जी है वही इस्तेमाल हो रही, वही एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो रही है। अब यहाँ ये भी बताया गया कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। चलिए आगे चलते हैं। फर्दर, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ऊष्मा के क्षय को भी बताते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया कि हमारा इकोसिस्टम भी उसका अपवाद नहीं है, उसी के दायरे में आता है। और लगातार एनर्जी के फ्लो के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और इसी के लिए प्रोड्यूसर काम करते हैं। मतलब वो सनलाइट से अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखते हैं और बाकी एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। फिर उन्हें खाकर जो बाकी जीव हैं वो अपना काम चलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए, इसमें यह भी कहा गया कि द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. Likewise, a primary producer in an ecosystem या माफ कीजिएगा aquatic ecosystem are various species like phytoplanktons, algae and higher plant. पहले तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फिर जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली स्मॉल फिशेस या छोटे छोटे जो समुद्री या जलीय जीव हैं वो होते हैं, फिर उनको बड़े वाले खा लेते हैं। तो ऐसे जो एक्वाटिक फूड चेन है वो डेवलप होती है। लेकिन एनर्जी के फ्लो को हमें यहाँ पे मेनली समझना है, तो वो हम देख रहे हैं। तो एनर्जी का फ्लो दोनों ही सिस्टम में, चाहे वो एक्वाटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, सोलर एनर्जी पर ही पूरी तरह से आधारित है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो सोलर एनर्जी से ही अपना जितना भी पोषण है उसको प्राप्त करते हैं। फिर वही जो फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर है वो आगे बढ़ता रहता है। You have read about food chain and web that exist in nature, starting from the plants or producer. Food chain or rather web are formed such that an animal feeds on plant or another animal in turn is food for another. कहने का मतलब ये है कि प्लांट को खाने वाले एनिमल, उसके बाद उनको खाने वाले जो जीव है वो, फिर उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो, इस प्रकार से फूड चेन आगे बढ़ती रहती है। द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। यहाँ पे जो इंटरडिपेंडेंसी है उसकी वजह से ये चेन बनती है। एक दूसरे पर सब कुछ निर्भर है। अगर कोई बीच में से एक हटा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप इन टू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इट इज़ फॉर एवर। यहाँ पे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एनर्जी हमेशा ही स्टोर होकर रखे या रहे या बची रहे आप कहें, तो ये हमेशा नहीं हो सकता है। मतलब वो हमेशा के लिए वहाँ पर स्टोर नहीं रह सकती। एनर्जी का फ्लो जो है वो चलता रहता है और निरंतर उसका डिके होता रहता है। द एनर्जी ट्रैप बाई प्रोड्यूसर, जो एनर्जी को ट्रैप करने वाले मेन फैक्टर है वो प्रोड्यूसर है। हेंस आइदर पास ऑन टू अ कंज्यूमर और ऑर्गेनिज्म डाइज। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन वेव। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जब वहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वहाँ से जो डेट्राइटस फूड चेन है या डेट्राइटस फूड वेव है या इकोसिस्टम है पूरा इन लोगों का, तो वो तैयार हो जाता है। क्योंकि उस मरे हुए जीव का जो शरीर है उसे डिकम्पोज करने के लिए वहाँ डिकम्पोजर्स आते हैं, उनके ऊपर जो बेस रहने वाले जीव हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो फूड चेन निकल जाती है। ये आपने देखा और यहाँ तक इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद अभी चर्चा आगे जारी रहेगी और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।